ओके जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है, तो अब हम चलें इसको आके बाकी रिज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, सो डायमीटरल क्लियरेंस की हमने बात कर ली, ठीक है। डायमीटरल क्लियरेंस जो है हमने कहा कि बेसिकली जो डायमीटर आपके पास जर्नल बेरिंग का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें आप डायमीटर ऑफ द बेरिंग, सो बेसिकली जो डिफरेंस है वो अब आपके पास डायमीटरल क्लियरेंस कहलाएगी। यानी कि इसके दूसरे अल्फाज में ये वो डिस्टेंस है, यानी कि कह लें कि लुब्रिकेंट के लिए कितना एक गैप मौजूद है कि वो फिल इन कर सके। इसी तरह एक हमारे पास होती है रेडियल क्लियरेंस। रेडियल क्लियरेंस बेसिकली सिंपल यही है कि अगर रेडियस हो और उनसे आपने फाइंड आउट करना, सो बेसिकली डायरेक्टली हम उसको C1 से डिनोट करते हैं, और आपके पास जो है ये C/2 या फिर कह लें कि ये जो लुब्रिकेशन है इसको आप हाफ कर दो तो बेसिकली रेडियल क्लियरेंस हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी हमारे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द जर्नल एंड ऑफ द बेरिंग। ठीक है, आप ये बात करना चाह रहे थे फैसल के बेसिकली आप अगर दोनों के दरमियान गैप है तो हम क्या ये कैटास्ट्रॉफिक नहीं होगा, या फिर दूसरे अल्फाज में क्या जल्दी ब्रेक तो नहीं होगा। आप देख रहे हो कि अभी एसेंट्रिसिटी को हम कंसिडर करेंगे। आप देखो फर्ज करो जो ये मैंने आपके पास सर्कल है, सेंटर उसका आपके पास बेरिंग है, और जो मैं बनाने जा रहा हूँ बेसिकली सेंटर है आपके पास शाफ्ट का, ठीक है। जब बॉर्डर या फिर कह लें कि इंडक्टिव फिल्म भी डेवलप होगी तब भी, अब जो इनके दरमियान ये डिस्टेंस, यानी कि कह लो कि ये जो डिस्टेंस अभी मैंने शो किया ये भी ई है, या फिर कह लें कि ये एसेंट्रिसिटी है। सो बेसिकली ये एसेंट्रिसिटी गैप होता है आपके पास। उसके बाद आ जाता है एक चीज़ यूज़ होगी जो कि है एसेंट्रिसिटी रेशो। एसेंट्रिसिटी रेशो बेसिकली आपके पास एक रेशो है इन बिटवीन द एसेंट्रिसिटी एंड द रेडियल क्लियरेंस, ठीक है, यानी कि बेसिकली E/C1। अच्छा, क्वेश्चन ये होता है कि हमारे पास ये E कहाँ से आएगा। तो बेसिकली यार ये जो E है या फिर कह लो ये रेशो है ना, इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन की हुई है और इसको उन्होंने डेवलप किया, और इसके कुछ एम्पिरिकल फार्मूलाज डेवलप किए हुए हैं जो कि डाटा की बेस पे। सो हम उनको यूटिलाइज करते हैं और वहाँ से हम बेसिकली जो आपके पास एसेंट्रिसिटी रेशियो हम वो डेवलप कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद है मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस, ठीक है। मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस बेसिकली कह लें कि वो एक मिनिमम डिस्टेंस है इन बिटवीन द बेरिंग एंड द जर्नल अंडर कंप्लीट लुब्रिकेशन कंडीशन। सो बेसिकली कह लें कि हमने जब बात कर रहे थे, हमने वीडियो देखी थी, तो हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि आपके पास जो विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट डाटा इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर तो बहुत कम है तो आपके पास फिल्म नहीं डेवलप होगी, अगर बहुत ज़्यादा है तो जो है आपके पास वहाँ फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है कि आपके पास वो हीट अप हो जाए शाफ्ट। बट जो एक चीज़ हमने वहाँ डिस्कस नहीं की वो ये थी कि हमने बात तो कर ली कि एक फ़िल्म डेवलप होनी है, मगर फिल्म की हमने थिकनेस क्या रखनी है, ठीक है। यानी कि बेसिकली फिल्म तो डेवलप हो जाएगी दोनों केसेस में, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो फिल्म है ये जो है अब कांटेक्ट नहीं होने देगी इन बिटवीन द शाफ्ट एंड द बेरिंग। सो बेसिकली वो जो मिनिमम थिकनेस है उसको हम यहाँ अब फॉर एग्जांपल जिसको यहाँ H0 से डिनोट किया गया है उसको कुछ बुक्स के अंदर हम H मिनिमम बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली H0 या H मिनिमम जो है कह लें कि ये वो मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस है कि एटलीस्ट आपको इतनी थिकनेस अगर मेंटेन हो रही है जब आपके पास शाफ्ट इन एक्शन है और मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि लुब्रिकेशन जो है वो प्रॉपर हो रही है। सो बेसिकली इसके लिए भी यार एक फार्मूला होता है, ठीक है। आप लोगों की जो कोर्स बुक है उसके अंदर उसने एक डायरेक्ट दिया हुआ है कि बेसिकली ये डिनोट किया जाता है H0 के साथ, और इसको C/4 लेते हैं। यानी कि जो आपके पास ये डायमीटरल क्लियरेंस है इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 4 कर दो तो वो जो नंबर आएगा वो बेसिकली मिनिमम ऑयल फिल्म थिकनेस होगी। अच्छा, अब जो बेरिंग होते हैं, बेरिंग की भी क्लासिफिकेशन होती है। अगर तो बेरिंग की लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो है वो लेस देन 1 है। अच्छा, अब लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो एक और कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ कवर नहीं हुआ, जो आपको यहाँ ये सामने से नज़र आ रहा है इसका फ्रंट व्यू है। अगर आप इसको इमेजिन करो 3D के अंदर तो लाजमी बात है जर्नल तो आपके यार थर्ड एक्सिस भी एक्सटेंड होगा ना कहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो लेंथ है, ये जो चीज़ है ये बेसिकली इसकी लेंथ है। सो ये भी डिपेंड करता है यानी कि बेसिकली कि आपने किस किस्म का सोल्यूशन यूज़ करना और लोड वगैरह क्या हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जर्नल की लेंथ बेरिंग की लेंथ क्या रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हो कि अगर लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो है वो लेस देन 1 है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन, शॉर्ट शू बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 1 ये रेशियो आएगी यानी कि लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो वो ज़्यादा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। सो बेसिकली वो आपके पास होगी लॉन्ग शू बेरिंग। और अगर आपके पास जो है लेंथ और डायमीटर सेम है
ठीक है। सो बेसिकली वो आपके पास होगा स्क्वायर बेरिंग कहलाएगा, ठीक है। सो ये तीनों ये इनके दरमियान रेशोज़ हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ एक बात करनी है हमने बेरिंग करैक्टरिस्टिक नंबर की। अच्छा, बेसिकली ना अब आप लोगों की जो बुक है उसके अंदर ये कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ और मेरी कोशिश है कि मैं उस तरह इन डिटेल या इन डेप्थ में जाके ये चीज़ें ना डिस्कस करूँ जिस तरह हम इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको कम्प्लीटली कवर करते हैं। सो मेरी कोशिश होगी कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को कन्वे कर दूँ और बहुत ज़्यादा मैं इसको आपके पास खींच तान के ना लेके जाऊँ। अच्छा, अब जो है ना होता क्या है कि मैंने आप लोगों को एक बात की थी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, कि आपके पास जो है एक चीज़ मूव कर रही है या स्लिप तो नहीं कर रही, ठीक है। अगर यानी कि कह लें कि विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, फिल्म थिकनेस बहुत कम हो जाती है, तो हो सकता है कि आपके पास कम नहीं, यानी कि कह लें विस्कोसिटी जो है वो वेरी करती है। हो सकता है कि जो शाफ्ट है वो बजाय इसके कि वो स्पिन या रोटेट करे, वो बेसिकली स्लिपिंग शुरू कर दे। तो इस चीज़ को भी हमने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। सो बेसिकली ये रिसर्च हुई थी और इसको जो है ना ये कंडक्ट किया था मैकी ब्रदर्स ने, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। मैकी ब्रदर्स का काम क्या था कि इन्होंने डिफरेंट थिकनेस के ऊपर बेरिंग और डिफरेंट जो है ना उनको उन्होंने देखा, ठीक है। डिफरेंट उनकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह थी, विस्कोसिटी डिफरेंट थी। तो उन्होंने ये हमें जो है ना कि ग्राफ किया। बेसिकली इसमें एक्स एक्सिस पे आप देख रहे हो कि जेड है, एन है और पी है, ठीक है। सो पी बेसिकली कह लें कि इसका जो है प्रेशर है, ठीक है। जो एन है आई सपोज दैट इज़ आई थिंक सो एन जो है इसकी वो है रेवोल्यूशन पर मिनट है, या आई थिंक रेवोल्यूशन पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी है। और जो जेड है ना वो इसकी कहलाती है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो ये तीनों फैक्टर्स आपके पास आ रहे हैं एक्स एक्सिस में, और वाई में आपके पास आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो हमारे पास ये लाइन है ना जो कि बेसिकली आपके पास ये शो कर रही है आर, ठीक है। अगर तो इस मिनिमम पॉइंट से अगर इस साइड पे आपके पास ये आ रही है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर जेड की रेशो जो है वो इस मिनिमम थ्रेशोल्ड से कम, यहाँ से कम, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास थिन फिल्म बाउंड्री लुब्रिकेशन है या फिर ये अनस्टेबल है। क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी पीछे कि आपके पास एक मिनिमम फिल्म थिकनेस होनी चाहिए, अगर नहीं है तभी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, उसे मिक्स्ड लुब्रिकेशन भी बोल देते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज में हम इसको अनस्टेबल लुब्रिकेशन बोलेंगे कि ये स्टेबल नहीं है। हो सकता है कि एक चक्कर में जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर दे, दूसरे में हो सकता है कि वहाँ कॉन्टैक्ट डेवलप हो रहा हो। तो बेसिकली मैकी ब्रदर्स ने ये किया था कि उन्होंने हमें एक मिनिमम एक कैरेक्टरिस्टिक नंबर एक सॉर्ट ऑफ एक उन्होंने दे दिया कि अगर आपके पास ये जेड एन ओवर पी का जो नंबर है, ठीक है, वो अगर इस मिनिमम थ्रेशोल्ड से बड़ा होगा यानी कि के से बड़ा होगा तो हम मूव कर रहे हैं आपके पास स्टेबल लुब्रिकेशन की तरफ। तो हमें यहाँ से ये पता लगा कि जब भी आपने ये डिज़ाइन करना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपके पास जो जेड एन ओवर पी है ये बेसिकली कहने 3K की इक्वल है कि के की जो वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आएगा जेड एन ओवर पी की रेशो आप तकरीबन वो रखो, ठीक है। सो बेसिकली ये इसका जो है कह लें कि इन्होंने हमें यहाँ से ये पता लगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ये जो दरमियान में ट्रांजिशन फेज़ है, ठीक है, ये तो हो गया ना थिन फिल्म या अनस्टेबल, दरमियान में देखा आपके पास ट्रांजिशन फेज़ भी आ रहा है या पार्शियल लुब्रिकेशन या मिक्स्ड फिल्म लुब्रिकेशन है, ठीक है। ये फिर मिक्स्ड फिल्म उसके बाद देख रहे हो ये हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं जो कि बेसिकली आपके पास ये पी लाइन पे शो कर रहा है। तो बेसिकली ये जो जेड एन ओवर पी का जो नंबर है ये बेसिकली बेरिंग करैक्टरिस्टिक नंबर है, ठीक है। और यहाँ से हमें पता लग सकता है कि बेरिंग की परफॉर्मेंस क्या है। देखो आपके पास ये नंबर हो तो आप यहाँ से एक्चुअली खुद प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके पास जो है ये थिन फिल्म लुब्रिकेशन का फिनोमेना अकर हो रहा है शाफ्ट में, या फिर ये आपके पास जो है ये पार्शियल लुब्रिकेशन हो रही है या स्टेबल है। अगर इन केस आप इंडस्ट्री में किसी चीज़ की डायग्नोसिस करने जा रहे हो, ठीक है, सो आपको यहाँ से पता लग रहा है। अच्छा, उसके बाद द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अकर्स एट ए, ठीक है, जो ए पॉइंट है यहाँ आप देख रहे हो कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम, ठीक है, ये पॉइंट। और उसके अलावा जो है इस पॉइंट पर जो जेड एन ओवर पी की वैल्यू होगी उसको हम बेरिंग मॉडुलस बोलते हैं या फिर जो हम के से डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। द बेरिंग शुड नॉट बी ऑपरेटेड एट दिस वैल्यू ऑफ बेरिंग मॉडुलस, ठीक है। सो बेसिकली ये नंबर जो है ये जेड एन ओवर पी का नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर ही होना चाहिए एट ऑल सिचुएशंस।
सो यहाँ से हमें एम्पेरिकली यानी कि उन्होंने क्या किया कि फ़र्ज़ करें कि उन्होंने 300-400 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और उनकी बेसिस पे उन्होंने हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक एम्पेरिकल फार्मूला दिया, जिसमें 33 डिवाइडेड बाई 10⁸ फिर Z/P और D/C। आपके पास D जो है वो जर्नल या फिर शाफ्ट का आपके पास डायमीटर है, ठीक है। सो C जो है वो डायमीटरल क्लियरेंस थी और K जो है हमारे पास अब ये फैक्टर है। अगर आपके पास लेंथ ओवर डायमीटर रेशियोज जो हैं, यानी कि लेंथ बेरिंग की या फिर वो शाफ्ट की जो बेरिंग के अंदर आ रही है डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द जर्नल, ठीक है, अगर वो रेशियो लाइक कर रही है 0.75 से लेके 2.8 तक, तो आपने K की वैल्यू जो है वो 0.002 रखनी है और इसी तरह ये वेरी करेगी। अच्छा, इसके बाद हम अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हो कि डिफरेंट हमारे पास यहाँ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। मसलन कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, मरीन स्टीम इंजन है, ऑटोमोबाइल वगैरह है, तो उसमें देख रहे हो कि आपको यहाँ पता लग रहा है कि किस किस्म के बेरिंग या बेरिंग कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। उसके बाद बेरिंग प्रेशर P जो कि बेसिकली यहाँ Z/P में है वो आपको यहाँ गिवन है, ठीक है। उसके बाद एब्सोल्यूट विस्कोसिटी Z, उसकी वैल्यू आपको गिवन है जो कि Z/P में है। और उसके बाद आप देख रहे हो कि Z/P की एक आपको वैल्यू गिवन है कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि ये जो फर्स्ट किया कि आपके पास जो ऑटोमोबाइल एंड एयरक्राफ्ट इंजन है उसके अंदर जो Z/P की वैल्यू है वो 2.1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर ऑपरेट कर रहा हो। इसी तरह C/D की रेशो है, ठीक है, इसमें खैर नहीं गिवन, अगर कहीं गिवन होगी तो उसको हम फॉलो करेंगे। इसी तरह लेंथ और डायमीटर रेशो आपको गिवन है कि इसके अंदर आपने ये रेशो यहाँ तक आपने रखनी है, ठीक है। सो इस तरह से ये आपके पास होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई एतराज़, कोई मसला मसाइल हैं तो प्लीज़ बताएं, उनको हम ये आंसर करें और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो आप लोग तो प्लीज़। ये नंबरिंग ठीक हो गया शिराज, इसको कर देता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस वाली चीज़ में मैकी ब्रदर्स की जो ये फॉर्मूलेशन है, इसमें किसी को कोई इशू है तो मैं इसको भी यहाँ एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे चलता हूँ। इसमें किसी को कोई एतराज़ है तो प्लीज़ बताएं। ओके, ठीक है। शिराज और फैसल आप दोनों ने जो है बताया कि बेसिकली आपको इशू आ रहा है इस टेबल के अंदर, तो चलें इसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कह लें कि हमारे पास ये रेडीमेड एक टेबल मौजूद है और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको ये टेबल गिवन होगा या इसमें से वैल्यूज़ गिवन होगी। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि हमने ना 2 स्ट्रोक जो हमारे पास इंजन है ना, हमने उसके लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। सो बेसिकली 2 स्ट्रोक इंजन के लिए आप देख रहे हो कि बेरिंग आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं। तो मेन बेरिंग होगा क्रैंक पिन के साथ, वहाँ साइड पे होगा रिस्ट पिन वगैरह, यहाँ इन पॉइंट्स पे आपके पास यहाँ बेरिंग्स यूज़ हो रहे हैं और वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर कहाँ तक लाइक करता है। तो इस केस में आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके वहाँ कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो उस हिसाब से आप यहाँ से बेरिंग डिज़ाइन करोगे कि उसका प्रेशर मैक्सिमम कितना ऑपरेट हो रहा है, सो वो ये बेरिंग उसको होल्ड कर सकेगा कि नहीं। उसके बाद जो है लाजमी होता है P की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से Z की वैल्यू मिल जाएगी, N या फिर कह लें कि रेवोल्यूशन पर मिनट, तो आपको पता होगा ना कि इंजन के कितने RPM है, तो आप वहाँ से Z/P की रेशो निकाल सकते हो। Z/P की जब रेशो आ जाएगी तो बेसिकली आपने मेक श्योर करना है कि ये जो नंबर है इसको एक्सीड ना कर रही हो, या फिर कह लें कि ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो है C/D की रेशो है कि वो आपने कितनी रखनी है, ठीक है। यहाँ पे C क्या है आपके पास, डायमीटरल क्लियरेंस, यानी कि कैपिटल D स्मॉल, और जो D है वो बेसिकली आपके पास जर्नल का या शाफ्ट का, और लेंथ जो है वो आपके पास कह लें कि लेंथ है बेरिंग की या फिर कह लें कि शाफ्ट की वो लेंथ है जो कि बेरिंग के अंदर मौजूद है, दोनों एक ही बात है। और D अगेन जो है वो आपके पास डायमीटर ऑफ द जर्नल है। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो कि L/D की रेशो गिवन है, सो ये तमाम वैल्यूज़ आएंगी, तो तब हम अप्रोप्रिएट बेरिंग डिज़ाइन कर सकेंगे, बेरिंग की डायमेंशंस वगैरह और पैरामीटर्स क्या होंगे। अब ये पॉइंट क्लियर है यार आप लोगों को? ओके, चलें ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना हमने P बेरिंग प्रेशर की बात की। सो बेसिकली द प्रेशर एट विच द ऑयल फिल्म ब्रेक्स डाउन सो दैट द मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिगिंस नोन एज क्रिटिकल प्रेशर और द मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बेरिंग। सो बेसिकली ये जो P है, यहाँ देखो आपको मैक्सिमम प्रेशर आपको गिवन है, ठीक है, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको कुछ मेजॉरिटी केसेस में गिवन है। सो बेसिकली कह लें कि ये वो एक मिनिमम प्रेशर है और इसको आप दोनों तरह से ले सकते हो, यानी कि कह लें कि ये वो प्रेशर है
कि अगर ये प्रेशर अटेन हो जाता है तो हो सकता है कि आपका शाफ्ट और बेरिंग के दरमियान कॉन्टैक्ट भी स्टार्ट हो जाए, या फिर से दूसरे अल्फाज में देखो तो ये वो प्रेशर है कि जब ये डेवलप हो जाएगा तो ग्रेजुअली जैसे ही यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ होगा आपके पास फिल्म डेवलप हो जाएगी। सो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर या फिर मिनिमम ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ द बेरिंग। इसके लिए भी हमारे पास एक फार्मूला गिवन है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक सोमरफील्ड नंबर का है। सोमरफील्ड नंबर एक बहुत डिटेल्ड एक बेसिकली डिस्कशन है। अच्छा, असल में पता है हुआ क्या था? असल में हुआ कुछ ऐसे था कि जो मैकी ब्रदर्स है ना, उन्होंने हमें एक ग्राफ दे दिया था, ठीक है। और वो ग्राफ बेसिकली कुछ इस फॉर्म में नहीं था, वो ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में था। सोमरफील्ड ने क्या किया था कि सोमरफील्ड ने उन तमाम वो उसके पैरामीटर्स उनको इकट्ठा किया और उनको मदद से ना उसने हमें एक नंबर उसने दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह दो कि जिस तरह अब आप लोगों के यार ऑयल के नंबर हैं कि जी ऑक्टेन के, ठीक है जी, कि ये 95 है, सॉरी 97, ऑक्टेन 97 है, फिर 92, रॉन 92 वगैरह। से बेसिकली उनकी हमने नंबरिंग सेट कर दी। अब हमें पता है कि यार कौन किसकी कंजम्पशन अच्छी है किसकी नहीं है, तो हमें पता लग गया। सो बेसिकली सोमरफील्ड ने क्या किया था कि सोमरफील्ड ने भी वो जेड एन ओवर पी वाला एक वो पैरामीटर लिया था, फिर डी ओवर सी से मल्टीप्लाई करके उसने भी एक हमें एक नंबर एक चार्ट की फॉर्म में एक नंबर दे दिया कि अब हमें पता है कि यार हमने ना मिनिमम जो नंबर है ना सोमरफील्ड नंबर, वो हमने इस वैल्यू से ज़्यादा का रखना है, कम नहीं रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लाजमी बात है हमने बात की थी कि यार देखो अब ये बॉडी रोटेट कर रही है ना, तो लाजमी बात है अब 100% तो नहीं लुब्रिकेशन हो सकती, लाजमी होता है कुछ ना कुछ हीट डिसिपेट भी हो रही होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो बेसिकली जो हीट जनरेट हो रही है बेरिंग में, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है डैट इज़ क्यू डी इज इक्वल टू, या बेसिकली हीट डिसिपेटेड का है, ठीक है। क्यू डी इज इक्वल टू सी इंटू ए टी बी माइनस टी ए, ठीक है। अगर इन फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है ना बेरिंग ऐसा है जिसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं हो रही, या फिर कह लें कि अब एयर वहाँ स्टिल मौजूद है, यानी कि अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर केसिंग वगैरह कर दिया, कहीं से एयर नहीं आ सकती, तो उस केस में आपने जो सी की वैल्यू है वो 140 टू 420 रखनी है। अगर तो वेल वेंटिलेटेड है या फिर कह लें कि उसमें ओपनिंग वगैरह है और एयर इजीली फ्लो कर पा रही है, तो उसके लिए 490 से लेके 1400 तक बेरिंग है। जो अच्छे बेरिंग है बेसिकली उनकी प्रॉपर्टी ये है कि जो टेम्परेचर होगा ना ऑयल फिल्म का या लुब्रिकेंट का टेम्परेचर जो 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगी। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा लुब्रिकेशन होती है तो बेसिकली जो विस्कोसिटी है वो बहुत रैपिडली डिक्रीज़ होगी। और ये जो तमाम चीज़ें ना, हम एक सब्जेक्ट होता है ट्राइबोलॉजी का, बेसिकली आप लोगों के बैचलर्स में नहीं है, बेसिकली एक ट्राइबोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसमें हम ये तमाम चीज़ें इन डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा, इन केस द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल फिल्म इज़ हायर दैन द बेरिंग इज़ कूल्ड बाय सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू कॉइल्स बिल्ट इन द बेरिंग। सो बेसिकली कुछ केसेस में अगर फर्ज करें कि आपके पास जो है ना ऑयल फिल्म का जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर आपको कुछ और मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा कूल डाउन करने के लिए। हो सकता है कि आप वाटर पॉस ऑन कराओ, कुछ इस तरह का आप सर्किट आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना बेसिकली आप लोगों के लिए ना ये कॉन्सेप्ट की बात है, ये बेसिकली आप लोगों की कोर्स बुक में शामिल नहीं है ये स्लाइड। ये बेसिकली जो कवर करते हैं ना मशीन डिज़ाइन कैट 2 के अंदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, बेसिकली नॉर्टन से ये स्लाइड ली गई है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ना एजम्पशन ये होती है कि हमारे पास जो बेरिंग है ना, हम एज्यूम करते हैं कि जिस तरह वो एल ओवर डी रेशो है ना, हम वो कहते हैं कि ना थर्ड डायमेंशन में आपके पास अगर बेरिंग बहुत लंबा हो जाए, ठीक है, लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा हो जाए, सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो है ना फ्लो इन द जेड डायरेक्शन एक तरह से ज़ीरो है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल माइक्रोन्स में तो उसने ट्रैवल कर रहा है, तो जब बहुत ज़्यादा लेंथ है तो वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन इवेंचुअली डेवलप हो रहा है ना, पी इज इक्वल टू म्यू आर, तमाम रिलेशन, ये बेसिकली आपके पास लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन, ये सोमरफील्ड सोल्यूशन हम इसको बोलते हैं, जो कि बेसिकली इसी सोमरफील्ड ने डिज़ाइन किया था, जिसका ये लास्ट स्लाइड में आपने सोमरफील्ड नंबर को डिस्कस किया है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक डायमेंशनलेस नंबर था, जो कि हम डिज़ाइन जनरल बेरिंग में यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ जो आपके पास ये फार्मूला वैलिड होता है ना, ये आपके पास वैलिड होता है 0 से लेके पाई तक। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये रोज़ होता है, मैं आप लोगों के ना नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूँ कि बेसिकली देखें जो सर्कल है ना वो तो बेसिकली होता है 0 से लेके 2 पाई तक, या फिर 0 से 360। तो ये आपके पास सोल्यूशन है 0 to 180। उसकी वजह यह है कि जब आप ग्रेविटी में मूव कर रहे हो ना, सो बेसिकली 0 to 180 वही फिनोमेना अकर होगा, और वो जो बाकी 360 डिग्री है ना उसमें तो आपके पास कह लें कि जो फ्लूइड फिल्म है उस पर उस तरह का जो है लोड या इम्पैक्ट आ ही नहीं रहोगे, वो उस प्रेशर में ही नहीं होगी। क्योंकि देखो जो शाफ्ट है, इसको आसान अल्फाज में चले बता दें कि आपके पास
तो आपके पास जो है ना ये शाफ्ट थी, ये बेरिंग है, शाफ्ट उसका तो ये जो 180 है यहाँ तक अपना इन्फोर्स करेगी, मगर जो यहाँ जो लुब्रिकेंट मौजूद है उसके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर या ऐसा कुछ अप्लाई नहीं हो रहा, तो जिसकी वजह से हम इसको ना हाफ बेरिंग सोल्यूशन हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आर जो है वो जर्नल का रेडियस हो गया, जो ई है एसेंट्रिसिटी रेशो, ठीक है, वो हमने पहले लास्ट स्लाइड पीछे डिस्कस किया था, सो बेसिकली वो पैरामीटर है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि बेसिकली आप ऑर्कविक नंबर को भूल जाओ, ये बेसिकली जिस तरह सोमरफील्ड सोल्यूशन है ना लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन, इसी तरह एक ऑर्कविक सोल्यूशन भी होता है जो कि बेसिकली आपके पास L/D रेशो लेस देन 1 हो उनके लिए वैलिड होता है। तो बेसिकली ये एक सिंपल आपको बता रहा है कि एंगल अराउंड बेरिंग कितना है, तो अब उन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता कह लें कि ये एक यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम की तरफ। हमें गिवन यह कि जी हमने जनरल बेरिंग लगाना है और आपके पास जो एप्लीकेशन है वो एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर है। ठीक है, आपको ये बता दिया गया कि जर्नल के ऊपर जो लोड है वो बेसिकली 20,000 न्यूटन, अगर हमारे पास लोड है तो हम प्रेशर इवेंचुअली निकाल सकते हैं। जर्नल जो रोटेट कर रहा है वो 900 आरपीएम से कर रहा है। ऑयल का उसने हमें बता दिया कि जी SAE10 है, जिसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर Z की वैल्यू जो है वो 0.017 है किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और जो एम्बियंट टेम्परेचर है ऑयल का, ठीक है, आउटसाइड टेम्परेचर TA वो बेसिकली 15.5 डिग्री सेल्सियस है, और जो मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर है फॉर द पम्प डैट इज़ 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो बेसिकली हमने फाइंड आउट क्या कुछ करना है कि हमने एक तो डिज़ाइन करने के बाद हमने इसका मैस फाइंड आउट करना है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। ठीक है, कि लाजमी होता है हमें कितना जो है हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर जो है हमने टेम्परेचर राइज जो है वो हमने लिमिटेड करना है 10 डिग्री सेल्सियस को, कि 10 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ ना करे, और जो हीट डिसिपेशन कोफिशिएंट या फिर C की वैल्यू जो है वो हमने 1232 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस लेनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो है ना जो चीज़ें अगर आपने यहाँ देखो आपको नहीं गिवन ना, यहाँ देखो आपको L/D नहीं गिवन, ठीक है, L/D नहीं गिवन, आपको D ज़रूर गिवन है, सो आप लेंथ के लिए आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ एज्यूम किया कि जी जो जो लेंथ ऑफ जर्नल है ना उसके लिए आपके पास यहाँ डायमीटर भी नहीं था। ठीक है, तो आपने एज्यूम किया कि जी आपके पास जो D है वो हमारे पास है 100 मिलीमीटर फ़र्ज़ किया गया। ठीक है, शाफ्ट का, तो अगर ये आपके पास 100 मिलीमीटर है ना, तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को इस तरह का टेबल दिखाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि जनरेटर, मोटर या सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो L/D की रेशो 1:2 वेरी करती है। तो आप कोई भी नंबर दरमियान में ले लो रेशो, कहीं कि कह लो 1.5 है, 1.6, 1.7 जो दिल करता है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। फॉर एग्जांपल देखो हम जिस तरह L/D रेशो ले लेते हैं 1.6, तो आप देख रहे हो कि आपके पास जो लेंथ है वो आपके पास बन गई 160 mm। ये पॉइंट क्लियर है यार आप लोगों को? हाँ जी, देखो 1.6 जो है बेसिकली लेंथ ऑफ डायमीटर रेशियो है। ठीक है, वो हमने कहाँ से ली, ये टेबल तो हमने देखा था ना, तो टेबल में हमारे पास एक चार्ट था जो L/D गिवन था। L/D का उसने बताया कि 1 से लेकर 2 के दरमियान वेरी करता है। सो 1.6 है और 2 के दरमियान है, तो हमने कहा कि जी हम जो है ना L/D रेशो हम अपनी मर्जी से 1.6 ले लेते हैं, और उसको जब हम 100 जो हमने एज्यूम किया शाफ्ट का जब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 160 mm। ठीक है, चलो क्लियर है। अच्छा, जब हमने लेंथ और डायमीटर रेशो फाइंड आउट कर लिया ना, हाँ जी जी मज़र बताएं। क्लियर है, ओके चलें ठीक है। अच्छा, अब हमने लेंथ फाइंड आउट कर लिया, सो अब हमने जो है ना बेरिंग प्रेशर फाइंड आउट करना है। आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में दिखाऊं तो आप देख रहे हो कि हमें यहाँ लोड हमें गिवन है, मगर जो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो अब हमने क्या करना है कि, और अब हमारे पास लेंथ ओवर डायमीटर रेशो भी है, सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हो कि मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर जो है ना वो आपके पास गिवन है कि जी वो 0.7 से 1.4 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, सो देखो जो हमारे पास P है वो आपके पास होगा W या फिर लोड ओवर लेंथ इंटू डायमीटर। ठीक है, सो बेसिकली ये जो रेशियो आपके पास बनी ये आती है 125, जो कि बेसिकली आप देख रहे हो 1.25 सॉरी, जो कि आपके पास 0.7 से 1.4 के दरमियान है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो बेरिंग प्रेशर है वो भी सेफ लिमिट के अंदर है।
क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके पास ना यहाँ लोड तो हो गया, तो ये L इंटू डी क्यों हुआ है? तो बेसिकली उसकी वजह ये है कि अगर आप शाफ्ट को क्रॉस सेक्शन में ना ऐसे, फिर आप बेरिंग को भी देखो, बेसिकली एक रेक्टेंगल आपके पास हो, या पास वो लेंथ थी, या आपके पास वहाँ वो डायमीटर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप इसे यहाँ फ्रंट को देखोगे तो आपको कुछ ऐसे ही नजर आया होगा, ठीक है। बट जब आप इसे जर्नल के यहाँ साइड देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये तो लेंथ और डायमीटर यूँ आपके पास से बन रहा है, ठीक है। सो इस वजह से लेंथ और डायमीटर से हमने ये फाइंड आउट किया। अच्छा, अब हमने मेक श्योर कर लिया कि हमारे पास जो प्रेशर है वो भी सेफ है, हमें Z की वैल्यू जो है वो गिवन है, ठीक है, तो और N की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एब्सोल्यूट विस्कोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो Z की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन थी, N जो है 900 RPM वो भी हमें गिवन था, P की वैल्यू जो है अभी हमने देखो यहाँ से फाइंड आउट की। तो जब आपके पास ये वैल्यू आ जाती है ZN/P की, तो आप वैल्यू देख रहे हो जो कि है 12.24, और 12.24 की भी वैल्यू 28 से कम है, ठीक है। सो और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो है ना 3K पे एटलीस्ट रखना है, तो जो 3K की वैल्यू होती है ना वो आपके पास बनती है तकरीबन 9.33, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो कि आपके पास ये जो 12.24 है, ये बेसिकली आपके पास जो 3K की वैल्यू है, आप कह लो कि 9.33 वैल्यू जो आती है उससे ये बड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि चूंकि 9.33 इज ग्रेटर देन 3, द बेरिंग विल ऑपरेट अंडर हाइड्रोडायनेमिक कंडीशंस, यानी कि फुल फिल्म लुब्रिकेशन हो रही होगी। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है यार? किसी को कोई एतराज़ हो यहाँ तक किसी को तो प्लीज़ बताए। मज़हर आपको, शिराज, यहाँ मैं देख रहा हूँ अहमद वहीद है, अहमद बिलाल है, अज़हर है, बासित है, जैन है, और बाकी भी हैं। किसी को यार कोई मसला हो किसी में है? कौन सी वाली? एक मिनट सॉरी चिराज, दोबारा बताइएगा। अच्छा, 900 वाली मैं बता देता हूँ, ये हो जाता है। और कोई क्वेश्चन यार किसी का? बस ये न्यूमेरिकल ही है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। अगर आपके मोबाइल ऑफ हो जाए तो आप रिकॉर्डिंग पे आ जाना, कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके अलावा यार किसी और की कोई क्वेरी हो? कुछ और पूछना चाहते हैं भाई तो बताओ भी, ताकि मैं एक बार इनको आंसर करूँ। हाँ? अच्छा चलें, ठीक है शिराज आपकी, अच्छा शिराज आपकी क्वेरी थी, रुकें यार, ये हसन आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके, पूछ लिया करो यार, गुनाह नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ बासित, दो बासित हैं और दोनों बासित आज खामोश हैं। अच्छा चलें, एनीवेज क्वेश्चन ये आया कि जी 900 कहाँ से आया है, तो एन जो है ना वो बेसिकली आरपीएम है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो ना, आप यहाँ देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही हमें वहाँ गिवन है, ये देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख रहे हो, स्पीड ऑफ जर्नल इज इक्वल टू 900 आरपीएम, यानी कि बेसिकली आपके पास जो ये चीज़ है, ये बेसिकली एन है, ये जो हमने यूज़ किया है ये डब्ल्यू था, ठीक है। ये आपके पास सी आगे यूज़ होगा, और इसके अलावा हमने क्या यूज़ किया है, ठीक है, सॉरी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी एट 50, हाँ ये बेसिकली जो थी ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये आपके पास ही जेड, ठीक है। एक, हाँ जी बताइए। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन की? हाँ ठीक है शरद, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो, उसने क्या है कि मैक्सिमम बेरिंग प्रेशर फॉर द पंप 1.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम पीक ये है, हमने अपनी सिचुएशन के हिसाब से फाइंड करना है। अगर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये जो वैल्यू है जो कि 1.25 आई है, अगर ये आपके पास आ जाती 1.6 आ जाती, तो क्या ये वैलिड होती? नहीं होती वैल्यू, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ठीक है, वो मैक्सिमम को आप उससे कंफ्यूज ना करें आप, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये 3K इज इक्वल टू, ये तो चलें आप में से सारों को ये क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब हम चलते हैं आगे।
ठीक है। अच्छा, ये भी सारों को क्लियर है कि यार ये हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन क्यों है और ये मिक्स फिल्म क्यों नहीं है। अगर फर्ज करो आपके पास ये Z/P की वैल्यू 12.24 लगा, अगर 8.5 आ जाती, तो अब आप मुझे बताओ ये किस किस्म की लुब्रिकेशन होती है आपके पास। क्या ये थिन फिल्म होती या मिक्स्ड फिल्म होती? चलो इस पॉइंट को, हाँ हाँ बताओ। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं इनफैक्ट वो स्लाइड पे चला जाता हूँ और हम उसको वहाँ से कवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो यार, ये स्लाइड थी आपके पास, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि आपके पास जहाँ तक के है, इससे पहले पहले आपके पास कौन सी है, अनस्टेबल या फिर थिन फिल्म लुब्रिकेशन है। उसके बाद दरमियान में आपके पास आ रही है मिक्स्ड फिल्म लुब्रिकेशन या फिर पार्शियल लुब्रिकेशन, ठीक है। मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और मैंने आपको कहा कि यहाँ ये के का फिगर आपको नज़र आ रहा है कि आपने एटलीस्ट Z/P की वैल्यू वो 3K से बड़ी रखनी है ताकि वो थिक फिल्म या फिर स्टेबल लुब्रिकेशन हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर Z/P की वैल्यू आपके पास आ रही है, फ़र्ज़ क्या, यानी कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास ये वैल्यू होती है 8.5 और आपके पास जो 3K की वैल्यू वो आपके पास होती है, मैं कह देता हूँ 9, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये 8.5 की वैल्यू Z/P की हो तो ये किस में होगी, ये पार्शियल लुब्रिकेशन में होगी या थिन फिल्म लुब्रिकेशन में होगी? कैसे होगी यार? देखो मेरी बात सुनो, 3 से अच्छा ये फर्ज करो ये K है ना, तो ये यहाँ जाके ये फर्ज करो ये आपके पास बनता है 3K। K की वैल्यू कितनी होगी अगर ये 9 है तो K की वैल्यू कितनी होगी, 3, ऐसे ही है। अगर तो फर्ज करो ना Z/P की वैल्यू आ जाती ना, फर्ज करो आ जाती 2.7 किया, फिर तो आपकी बात मान लेते हम कि यार ये तो वैल्यू K से भी कम है, तो अगर यहाँ तक वैल्यू 3 है तो 2.7 कहीं यहाँ होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल है। बट यहाँ हमारे पास K से बड़ी है और 3K से कम है, तो इसका मतलब है कि हम पार्शियल लुब्रिकेशन के अंदर हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये पार्शियल लुब्रिकेशन बेसिकली ना, एक्चुअली यार इसने थोड़ा सा काम खराब किया हुआ है, ये बेसिकली K से बड़ी है और 3K से कम में लाइक कर रही होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है आपके पास कहलाएगी पार्शियल लुब्रिकेशन। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। इसमें यार किसी को कोई एतराज़ हो तो प्लीज़ बताए। ठीक है जी, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आज क्विज़ कौन सबमिट करा रहा है? ये हारिस क्विज़ बेटा सबमिट करा रहे हो, ये नहीं एक्सेप्ट होना। अच्छा देखो हमने यहाँ तक कर लिया ना, अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अगला हमने काम ये करना है कि अब हमने क्लियरेंस रेशो फाइंड आउट करनी है टेबल से, और टेबल को अगर हम देखें तो आप C/D की रेशो देख सकते हो 0.0013 है, ठीक है। तो मैंने टेबल से यहाँ से नोट कर ली 0.0013 है। उसके बाद जो है ना, अगर क्लियरेंस रेशो होगी है तो अब मैं यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए फार्मूला अगर आप देखो तो Z/P भी है, D भी मुझे मालूम है, C भी मालूम है, K की वैल्यू आपको पता है कि 0.75 से लेके जो आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल में 1 या 8 तक तकरीबन जो है वो 0.002 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमने वहाँ से वो भी फाइंड आउट कर लिया। जब आपने म्यू फाइंड आउट कर लिया ना, अब हम हीट जनरेटेड फाइंड आउट कर सकते हैं। हीट जनरेटेड के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है, इसमें म्यू है, डब्ल्यू है और वी वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में होती है, उसे कन्वर्ट कर दिया हमने आरपीएम में, ठीक है, क्योंकि आरपीएम में हमें गिवन थी, या फिर आप आरपीएम को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, वो यूज़ कर लो। उसके बाद जो है डब्ल्यू 20,000 वो लोड हमें गिवन था, तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हीट जनरेटेड हमारे पास आ जाएगी 480.7 वाट। तो हीट जनरेटेड फाइंड आउट कर लिया। अब हमने फाइंड आउट करना है कि हीट डिसिपेट कितनी हो रही है, यानी कि हीट जनरेटेड का मतलब कि जब शाफ्ट आपके पास रोटेट कर रहा है तो वो कितनी हीट जनरेट कर रहा है, और हीट डिसिपेट का मतलब है कि आप उसमें से कितनी हीट जो है आप टेक अवे कर पाए हो, यानी कि जो हीट आपने उसमें से निकाल कितनी पाई। लाजमता है 100% तो हीट डिसिपेट नहीं आप कर सकते। सो वो बेसिकली जो हीट डिसिपेटेड होगी, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो डी की वैल्यू है ना,
ये आपके पास मीटर के अंदर लेनी है आपने, ठीक है। ये इस चीज़ का खास ख्याल है। ये जो डी की वैल्यू है ना, ये बेसिकली अगर आपके पास वो 100 mm थी तो आपने उसको लिखना है 0. तो आपके पास ये फॉर्मूला पूरा वैलिड होगा। अगर आपने उस तरह नहीं करना ना, बेसिकली ये mm में लेके चलते हो, तो बेसिकली ये यूनिट वॉट नहीं बन पाएंगे, वो बेसिकली इसमें थोड़ा सा इशू आएगा। तो या तो पूरा ही आप SI के अंदर लेके चलो, ठीक है, तब बात बनती है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास अगला स्टेप है कि हमने हीट डिसिपेटेड फाइंड आउट करनी है। तो हीट डिसिपेटेड फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है वो आपके सामने गिवन है। अब C की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन थी 1232, ठीक है। उसके बाद जो TB है, TB यानी कि बेरिंग का टेम्परेचर, और TA जो है वो एम्बियंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब आप देखो कि C और A की जगह लेंथ इंटू डायमीटर, जो कि हमने शुरू में भी यूज़ किया था, ठीक है। सो बेरिंग का टेम्परेचर जो है ना, आप एज्यूम कर रहे हो कि वो 55 डिग्री है, क्योंकि आपको जो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी थी वो आपको 55 डिग्री पे गिवन थी, ठीक है। और उसके बाद जो एम्बियंट टेम्परेचर है वो आपको गिवन था 15.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सॉरी, बेसिकली बेरिंग टेम्परेचर आपके पास नहीं गिवन था, आपने बेसिकली रिलेशन यूज़ किया। ये भी आपकी बुक में मौजूद है, T0 क्या। सो T0 बेसिकली वो 55 डिग्री था, जो कि वो एब्सोल्यूट बेरिंग का प्रेशर टेम्परेचर था, ठीक है। वो सॉरी, जो उसकी विस्कोसिटी जिस टेम्परेचर पर गिवन थी, सो हमने वहाँ से वो वैल्यू लिया। सो अब आपके पास TB है, TA है, वहाँ से अब आप QD निकाल लोगे। अगर QG जनरेटेड आ गई है और आपको पता है कि हीट डिसिपेटेड इतनी है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि हमें आर्टिफिशियल हीटिंग कितनी रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो होगा वो आता है 91.4 वाट। यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक बेरिंग ऑपरेट कर रहा है ना, एक शाफ्ट रोटेट कर रही है 900 RPM पे, और आपने बेरिंग लगाया है, लुब्रिकेशन कर रहे हैं, तो एयर की वजह से हो सकता है कि वो 389.3 वाट जो कि आपको ये यहाँ गिवन है, वो हीट तो हम टेक अवे कर लें ही, एयर अपने साथ ले जाए, बट वो 91.4 वाट जो हीट है ना, वो अब आपकी वहीं की वहीं मौजूद है। सो हमने कुछ मैकेनिज्म करने कि हम ये हीट भी यहाँ से साइड पर डिसिपेट कर सकें। तो वो कैसे होगा? अब वो आर्टिफिशियल लाजमी होता है। अब आपको कोई ऑयल वगैरह, आपको फ्रेश ऑयल वगैरह सम्प में से आपको वो पास ऑन करना पड़ेगा, या वाटर बेस्ड लुब्रिकेशन होगी। अगर तो ऑयल केस है तो आप फाइंड आउट करोगे कि हीट टेकन अवे बाय ऑयल कितनी है। सो डैट इज इक्वल टू M इंटू S इंटू T। S जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑयल है, जो कि 1840 से 2100 के दरमियान लाई करती, कोई भी आपने वैल्यू ले ली फर्स्ट के 1900। T जो है वो आपके पास यहाँ 10 है, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको बताऊँ यहाँ, ठीक है, आप लोगों को स्टेटमेंट में याद होगा कि हमने बात की थी कि हाँ, ये इफ़ द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑयल लिमिटेड टू 10 सेल्सियस। तो इसका मतलब था कि हमने जो भी ऑयल जिस टेम्परेचर पे आएगा उसका मैक्सिमम हमने टेम्परेचर जो है ना वो 10 डिग्री तक बढ़ाना है। 10 डिग्री से ज़्यादा जो है हमने नहीं होने देना। यानी कि फ़र्ज़ किया अगर 25 डिग्री पे अगर ऑयल आ रहा है तो वो 35 डिग्री पे वहाँ से बेरिंग से होके दोबारा सम्प के अंदर चला जाए, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। अच्छा, अब चलें, बात हो गई, ये हो गई, यहाँ हम मौजूद हैं, ठीक है। सो अब आप देखो तो आपके पास जो है ना यहाँ से जो वैल्यू आपके पास बनती है वो तकरीबन 1900 या 19,000 इंटू M, क्योंकि मैथ्स तो हमें गिवन नहीं था तो वो आ गया वॉट में। अब हमने जो एक्चुअल कूलिंग हमने करनी थी वो अगर आपको लास्ट स्लाइड में याद हो तो वो नंबर था हमारे पास 91.4 वाट। तो हम क्या करेंगे, 91.4 को डिवाइड कर देंगे 19,000 से, तो हमारे पास मैथ्स आ जाएगा 0.0048 किलोग्राम पर सेकेंड या फिर 0.288 किलोग्राम पर मिनट। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो है बेरिंग को कूल डाउन करना है तो आपको एक ऑयल जो है ना कूलेंट या फिर ऑयल पास ऑन कराना पड़ेगा थ्रू द सर्किटरी ऑफ द बेरिंग एट द वेलोसिटी ऑफ 0.288 किलोग्राम पर मिनट। तो आपके पास जो बेरिंग है वो उसका जो ऑयल का टेम्परेचर भी 10 डिग्री होगा और हम उसकी हीट भी टेक अवे कर सकेंगे, ठीक है। सो यहाँ जो है हमारा ये कहने के बेसिकली अमाउंट ऑफ आर्टिफिशियल कूलिंग रिक्वायर्ड, यहाँ हमारे आज का टॉपिक ख़त्म होता है। किसी की कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोई मसला मसाइल हैं इसमें तो बताएं मुझे प्लीज़। ओके, चलें, ठीक है। अगर नहीं है सो डेट इज़ गुड, ठीक है जी, ठीक है। हम क्लास जो है आज हम रैप अप करते हैं, ठीक है।
सो बाकी जो है लैब को भी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको भी देखिएगा। इसकी मैं लेक्चर स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, और कोई भी क्वेरी होती है सो यू कैन आस्क अबाउट इट, फील फ्री टू आस्क। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।